हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हमारे ये संस्कृत के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारे सीटेट 2022 के एग्जाम से रिलेटेड है। तो यहाँ कवर करने वाली हूँ मैं संधि टॉपिक को, ठीक है, संस्कृत की संधियाँ। केवल हम लोग यहाँ बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स की, और सारा कुछ हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है सम उपसर्ग है, ठीक है। यहाँ मैं संस्कृत का टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, संधि, ठीक है। सारे लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही कम टाइम में पूरा एग्जाम रिलेटेड पूरा टॉपिक हम लोग यहाँ कंप्लीट कर देंगे। डेफिनेटली वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर पूछा जाए उपसर्ग कौन सा है, तो आपको बताना है सम उपसर्ग है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें, संधि में वर्णों का योग किया जाता है, ठीक है। तो संधि में किसका योग होता है? संधि में वर्णों का योग होता है, ठीक है। वर्णों का कह दीजिए या फिर अक्षरों का योग होता है, ठीक है। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है किसका योग होता है, तो वर्णों का योग होता है, ठीक है। और वहीं अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल करना, मिलान करना, जोड़ना, मेल कराना। यानी कि कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है? योग करने की हो रही है, बात हो रही है जोड़ने की। और किसको जोड़ने की? वर्णों को जोड़ने की बात की जाती है, ठीक है। अब संधि की परिभाषा क्या बनी? संधि की परिभाषा भी समझ लीजिए। जब कम से कम अत्यंत सन्निकट वर्णों को नियमों के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या फिर वर्णों के योग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि कहलाती है, ठीक है। आप भाषा में परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार से इसकी परिभाषा बताई जा सकती है। कुल मिला के मेन पॉइंट ये है कि वर्णों का योग ही क्या कहलाता है? वर्णों का योग ही संधि कहलाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट वन देखेंगे। अगर संस्कृत व्याकरण में बात की जाए संधि कितने प्रकार की है, तो संधि के 3 प्रकार हैं। संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं जरा समझेंगे। सबसे पहले है अच संधि, दूसरे को कहते हैं हल संधि, और तीसरे को कहते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। अच क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको पता चल गया होगा, अच एक प्रत्याहार है जिसमें सारे क्या आते हैं? स्वर आते हैं। इसलिए स्वर संधि को क्या कहा जाता है? संस्कृत में अच संधि कहा जाता है, ठीक है। व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहते हैं? अगर संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो सारे व्यंजन हैं वो हल प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए हल संधि को ही व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। और तीसरे प्रकार का जो भेद है वो है आपका विसर्ग संधि, ठीक है। संस्कृत में संधियां 3 प्रकार की हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले स्वर संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वर संधि क्या है? तो जो मेन पॉइंट है, स्वर संधि क्या है? जब स्वर से स्वर का क्या होता है? मेल होता है, और स्वर वर्ण की ही आवृत्ति होती है, वहां कौन सी संधि होती है? वहां स्वर संधि होती है, ठीक है। जब क्या हो? जब पूर्व पद में भी स्वर आए, उत्तर पद में भी स्वर आए, और उन दोनों का योग करने पर स्वर वर्ण की ही आवृत्ति हो, तो वहां कौन सी संधि होती है? तो वहां स्वर संधि होती है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 8 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से भेद हैं जरा देखेंगे। सबसे पहले उनके नाम देखिए। वहीं अगर हिंदी में पूछा जाए तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, और संस्कृत में पूछा जाए तो स्वर संधि के 8 भेद हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना। नाम देखिए कि फटाफट नाम क्या क्या है इनके। सबसे पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि, ठीक है। अब उन पे चर्चा करेंगे, जहां से हमारा क्या आता है? एग्जाम में प्रश्न बनता है सीधा सीधा, और साथ ही साथ में हम लोग ट्रिक भी देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किसके ऊपर? दीर्घ संधि, यानी कि स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि, ठीक है। संस्कृत में कभी कभी क्या है, इनके सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सूत्र बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात अक प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण क्या हो जाते हैं? अपनी दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। ये यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जरा संधि को और थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखिए, इसकी अगर मैं ट्रिक की बात करूं, इसकी ट्रिक क्या है? तो जब संधि के बीचों बीच में आपको क्या दिखे? जब संधि के बीचों बीच में आपको बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बड़ी री की मात्रा दिखाई दे, तो वहां समझ लीजिए कौन सी संधि हो रही है। तो वहां संस्कृत की दीर्घ संधि हुई है। लेकिन केवल कहीं कहीं देखिए, बहुत सी जगह ऐसी है जहां आपकी ट्रिक भी क्या हो जाती है? काम में नहीं आती है। इसलिए आपको संधि का नियम भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तुरंत की तुरंत हम लोग नियम देख लेंगे। चलिए देखिए, दीर्घ संधि हमसे क्या कहती है कि पूर्व पद में क्या है? या तो दोनों प्रकार के आ आए, या दोनों प्रकार की ई आए, दोनों प्रकार का ऊ आए, या दोनों प्रकार की क्या है? री आए। उत्तर पद में क्या है? या तो दोनों प्रकार का आया हो, दोनों प्रकार की ई आई हो, दोनों प्रकार का ऊ आया हो, और या फिर दोनों प्रकार की री आई हो, ठीक है। यानी कि दीर्घ संधि एक ऐसी संधि है जिसमें क्या आते हैं? जिसमें दोनों तरफ समान स्वर आते हैं।
बस ह्रस्व और दीर्घ में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन आएंगे एक सी शकल वाले स्वर, यानी कि अगर यहाँ आए तो उत्तर पद में भी आ ही वर्ण आएगा, ह्रस्व और दीर्घ का अंतर हो सकता है। ठीक है, उदाहरण भी देख लेंगे साथ ही साथ में। देखिए, विद्याधनालय तो क्या हो गया विद्यालय, कविधन ईश दोनों तरफ ई आई मिलके क्या हो गया कवीश, भानुधन उदय क्या हो गया भानुदय, मिलके देखिए बड़ाऊ हो गया, और मातृ धन ऋणम मिलकर क्या हो गया मातृ ऋणम हो गया। ठीक है, बड़ी में परिवर्तित हो गया। चलिए अगली संधि की बात करेंगे। अगली संधि है देखिए गुण संधि। ठीक है, तो अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या है, देखिए गुण संधि का सूत्र है आदि गुण, अर्थात क्या होता है, जब क्या हो जाए, जब संधि का योग करने पर छोटी ए और छोटी ओ की मात्रा की आवृत्ति हो जाए तो वहाँ क्या होती है, वहाँ गुण संधि होती है। लेकिन यहाँ थोड़ा संस्कृत में थोड़े से और वर्ण आपको याद रखने हैं गुण संधि में जो आते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, देखिए संधि के बीचों बीच में क्या होगा, या तो छोटी ए की मात्रा आई होगी, या छोटे ओ की मात्रा आई होगी, या आधा रा या होगा अगले वर्ण के ऊपर लगा हुआ, या फिर आधे लावर्ण की आवृत्ति होगी। ठीक है, यानी कि क्या क्या होता है, ए की आवृत्ति होती है, ओ की आवृत्ति होती है, अर की आवृत्ति होती है, और अल की आवृत्ति होती है संस्कृत में। ठीक है, देखिए अभी मैं आपका ये रिवीजन वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो भी देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए डिटेल क्लास भी अवेलेबल करा दूंगी, बट आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा अगर आपको डिटेल क्लास भी चाहिए तो। ठीक है, ये एक तरीके की रिविजन क्लास है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल है इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि जिनको हेल्प चाहिए, जिनके पास मटेरियल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचेगी और उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन बात करेंगे फटाफट से गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में ए ओ अर और अल की आवृत्ति होती है। जरा देख लेंगे इसका नियम क्या कहता है। तो नियम हमसे क्या कहता है, इसके पूर्व पद में क्या आएगा, ह्रस्व आ या दीर्घ आ ही आएगा, चाहे उत्तर पद में क्या है, दिए गए निम्न स्वर में से कोई आए। आ के साथ या तो दोनों प्रकार की ई आ सकती हैं, आ के साथ दोनों प्रकार के ऊ आ सकती हैं, आ के साथ दोनों प्रकार की री आ सकती है, और आ के साथ लिरा आ सकता है। ठीक है, तो जब आ के साथ ई आती है तो वो छोटी ए में परिवर्तित हो जाते हैं, और आ के साथ अगर ऊ आता है तो ओ की मात्रा लग जाती है, और आ और री के साथ री आती है तो अर आ जाता है, और आ के बाद अगर लिरा आता है तो अल हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ संधि के कुछ उदाहरण है वो भी देख लेंगे। साथ ही साथ में देखिए यहाँ क्या आया, अ, गढ़ में क्या छिपाया, अड़ा में अ, और यहाँ ई आ गया तो बराबर क्या हो गया, गणेशा हो गया। ठीक है, गंगाधन ऊर भी देखिए आ के साथ ऊ आ गया तो क्या बन गया, ओ बन गया, क्या हो गया, गंगोरमी हो गया। ठीक है, देवधन ऋषि में क्या हुआ, यहाँ देखिए आ आया वा में, और यहाँ री आ गई, अर बन गया, तो देखिए ये ऊपर क्या चढ़ गया, रा चढ़ गया, तो यहाँ देवर्षि हो गया। ठीक है, तब प्लस लकार में क्या आया, अल आया, तो देखिए यहाँ क्या आ गया, आधा ला आ गया। अर्थात यहाँ जो संधि है वो कौन सी संधि है, गुण संधि है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको बारीकी से समझनी है संस्कृत में संधि है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके लिए तुरंत वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, जो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आपको बिल्कुल भी संधि नहीं आती है तो। ठीक है, अभी ये एक तरीके का रिवीजन वीडियो है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए अगली संधि की बात करेंगे। अगली संधि हमारी वृद्धि संधि। इसका सूत्र होता है देखिए वृद्धि रेची। इसकी अगर ट्रिक की बात करूँ तो क्या होती है, या तो आपको बड़ी ए की मात्राएं मिलेंगी या फिर आपको बड़े ओ की मात्राएं मिलेंगी संधि के बीचों बीच में। ठीक है, चलिए इसका जरा नियम समझते हैं। नियम क्या कहता है, इसके पूर्व पद में क्या आएगा, दोनों प्रकार के आ सकते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, और उत्तर पद में क्या आएगा, ए आएगी या फिर आई आएगी, ओ आएगा या फिर औ आएगा। अगर आ के साथ दोनों प्रकार की ए का योग बने तो बड़ी ए की मात्रा आ जाती है, और आ के साथ अगर दोनों प्रकार के ओ का योग बने तो बड़ा औ आ जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लेंगे साथ ही साथ में। तथा धन एव बराबर क्या हो गया, तथैव, ए का योग आया था तो देखिए बड़ी ए की मात्राएं आ गई, और आ के साथ देखिए ओ का योग आया है तो देखिए औ की मात्रा आ गई। ठीक है, बड़े ओ की। अगली संधि देखेंगे फटाफट से, कौन सी है, यण संधि। यण संधि का देखिए सूत्र क्या होता है, ई को यड़ची, ये इसका सूत्र है। सूत्र भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। संधि की ट्रिक की बात करूं तो संधि के बीच में क्या है, ये व्यंजन वर्ण की आवृत्ति आपको दिखाई देती है, या व राला की। ठीक है, यवरल की आवृत्ति होती है, यण प्रत्याहार के वर्ण है, इसीलिए संधि का नाम क्या है, यण संधि है। सूत्र क्या है, ई को यड़ची। ठीक है, बार बार बोलेंगे फटाफट से तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका नियम देख लेते हैं एक बार। देखिए यण संधि ऐसी संधि है जिसके पूर्व पद में क्या आएगा, दोनों प्रकार की ई आएंगी, दोनों प्रकार के ऊ आएंगे, दोनों प्रकार की री आएंगी, और लिरा आएगा, और उत्तर पद में क्या आ सकता है, कोई असमान स्वर आएगा।
असमान स्वर का मतलब है ई के सामने ई नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई स्वर आ जाए। ऊ के सामने ऊ नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर दीर्घ संधि का नियम लग जाता है, इसलिए। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो क्या होगा, जब ई के साथ में कोई अन्य स्वर की योग होता है तो या आ जाता है। ऊ के साथ में किसी अन्य स्वर का योग होता है तो वा आ जाता है। री के साथ में किसी अन्य स्वर का योग होता है तो रा आ जाता है। लिरा के साथ में किसी अन्य स्वर का योग होता है तो ला आ जाता है। ठीक है, फटाफट से उदाहरण देख लेंगे। देखिए, सबका एक एक उदाहरण ले दिया है मैंने। यहाँ देखिए, ई के साथ आ आया तो या आ गया, इत्यादि हो गया। ऊ के सामने देखिए भिन्न स्वर आया तो क्या हो गया, वा की आवृत्ति हो गई। ये देखिए, स्वागत में वा गया। यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ री था और आ गया, अलग अलग स्वर आ गए तो किसकी आवृत्ति हो गई, रा की आवृत्ति हो गई। ये त्रा में ही क्या छिपा हुआ है, ता और रा है। ठीक है, तो उसका संयुक्त व्यंजन बना के लिख दिया है। ठीक है, लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं आ देख कर कि दीर्घ संधि तो नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो संधि है वो आपकी यण संधि है। अगला देखिए, लिरा धन अकार यानी कि लकार। यहाँ क्या हुआ, लिरा हटा, तो जब लिरा हटेगा और यहाँ लिरा के सामने क्या दिया है, असमान स्वर दिया है, तो ये लिरा के स्थान पर क्या हो जाती है, ला की आवृत्ति हो जाती है। और उत्तर पद वाला आ है वो इस ला में मिल गया, तब जाके ला पूरा हो जाता है और पूरा वर्ण क्या बन जाता है, लकार। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, अयाधि संधि। अयाधि संधि का सूत्र क्या होता है, देखेंगे जरा, अयवा यावह। ठीक है, अयवा यावह इसका सूत्र है किसका, अयाधि संधि का। ठीक है, अब इसका सूत्र जरा देखेंगे और आगे चलेंगे जरा और क्या कहा जा रहा है। देखिए, इसकी अगर ट्रिक की बात करूं तो देखिए, इसके संधि के बीचों बीच में आपको अय, आय, अव और आव की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। ठीक है, नियम देख लेंगे। नियम आपसे क्या कहता है, इसके पूर्व पद में देखिए क्या आते हैं, दोनों प्रकार की ए और दोनों प्रकार के ओ। उत्तर पद में यहाँ कोई भी स्वर आ सकता है, चाहे समान है चाहे असमान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी संधि की पहचान इसके पूर्व पद से होती है। अगर छोटी ए आई है तो वो हटेगा और आई की आवृत्ति होगी। बड़ी होगी ए आई होगी तो बड़ी ए हटेगी और आई की आवृत्ति होगी। छोटा ओ आया होगा, मतलब छोटे ओ की मात्रा आई होगी तो वो हटेगा, तब अव की आवृत्ति होगी। और बड़ा ओ आया होगा तो बड़ा ओ हटेगा, तब आव की आवृत्ति होगी। ठीक है, फटाफट से संधि देखेंगे कैसे की गई है। देखिए, पो धन अनहा क्या है, तो यहाँ छोटे ओ की मात्रा थी तो किसकी आवृत्ति हो जाएगी, अव की। तो देखिए पूरा शब्द क्या बन गया, पवन बन गया। कैसे बना समझ लेते हैं। देखिए, पो में से हमने ओ की मात्रा निकाल दी, क्या रह गया, प, और हमें किसकी अब आवृत्ति करनी थी, अव की। तो ये जो आ है वो किस में जुड़ जाता है, पा में। तो पा कैसा हो गया, पूरा। वा आधा था तो उत्तर पद का आ उसमें जुड़ गया, तो वा भी कैसा हो गया, पूरा। और फिर लास्ट में तो क्या बचा है, ना। इस तरीके से क्या बन गया, पवन। इसी तरीके से सारे स्वरों का योग हुआ है। पौधन अक का क्या हो गया, पावकः। ने धन अनम का क्या हो गया, नयनम। और नई धन अक का क्या हो गया, नायक। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी, अगर ये देखिए एक रिवीजन वीडियो है, जिसको अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है संस्कृत की संधियों की तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट है। बट अगर आपको संधि की नॉलेज नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके लिए डिटेल्ड बारीक वाला जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल शुरू से। ठीक है, कि आखिर क्या होती है संधि, वो भी नहीं पता तो वो सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, बट आपने कमेंट करके बताना होगा कि आपको अगर नीड है तो वो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो क्या है, एंग पदांतादति। अर्थात क्या कहा जा रहा है, इसका जो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें क्या आती है, इसमें जो ए की मात्रा आती है, ए की मात्रा के बाद क्या आता है, ए की मात्रा आ जाएगी। और उसके बाद में क्या है, आकार की आवृत्ति हो जाती है, छोटे ओ की मात्रा आ जाती है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, आकार की आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, पूर्व रूप संधि यानी कि संधि में कोई परिवर्तन नहीं आता। संधि में बस इस वाले आ की जगह आकार का क्या बना दिया जाता है, अवग्रह का चिन्ह बना दिया जाता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं आता। बस कंडीशन ये है कि पूर्व पद में क्या आई हो, पूर्व पद के अंत में या तो छोटी ए की मात्रा आई हो या छोटे ओ की मात्रा आई हो। ठीक है, चलिए यहाँ इतना ही अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूर्व रूप संधि हो गई। एक पररूप संधि और है आपकी। ठीक है, पररूप संधि और बता देती हूँ मैं इसकी। बाकी देखिए, पररूप संधि में क्या होता है मैं आपको यही बता दे रही हूँ। पररूप संधि में क्या होता है, पररूप संधि में क्या होगा, पूर्व पद में क्या दिया जाएगा, अकारांत उपसर्ग। चलिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर दूंगी, क्योंकि लिखा हुआ होगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं जरा। तो यहाँ ये क्लियर है, पूर्व पद में क्या आती है, छोटे ए या छोटे ओ की मात्रा लगी आएगी।
और उत्तर पद में क्या होगा, उत्तर पद में हमें आ वर्ण दिया जाता है। जैसे एक बार देख लेते हैं, बने धन अपी लिखना है मान लीजिए, ठीक है। अब संधि करनी है इसकी, तो देखिए बने में क्या लगी है, छोटी ए की मात्रा लगी है यहाँ पर, और पीछे क्या दिया है, अ। तो क्या हो जाएगा, जब इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगी, बनेपी, यानी कि इस वाले आ की जगह ये बन जाएगा अवग्रह, ठीक है। और ये संधि हो गई बनेपी, ठीक है। तो आई होप सारी संधियाँ आपको क्लियर हैं, बस एक संधि रह गई है। स्वर संधि का प्रकार जो है पररूप संधि, वो मैं आपको कल क्लियर कर दूंगी व्यंजन संधि के साथ। तो ये पार्ट 1 है रिवीजन वीडियो का। डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।